हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उसके प्रकार, जो कि क्लास 10th केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। ठीक है, तो इससे पहले के वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार पर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई थी, जिसे दूर करने के लिए वन शॉट वीडियो लाया गया है। वन शॉट वीडियो का मतलब ये हुआ कि एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि समाप्त करने का मतलब बहुत जल्दी जल्दी समाप्त किया जाएगा, आपको हर एक पॉइंट को समझाएंगे। ठीक है, और आप चाहें तो कॉपी पेन ले लीजिए, लेकर बैठिए, ताकि आप सारे जो टॉपिक है उनका नोट्स आप बना सकें। क्योंकि बुक से आप नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी उसमें वाइड रहता है, यानी बढ़ा चढ़ा के रहता है। बढ़ा चढ़ा के तो नहीं कह सकते, ज़्यादा लॉन्ग होता है कह सकते हैं। ठीक है, तो हम उतने ही चीज़ें लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और पॉइंट टू पॉइंट आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम शुरू से एकदम बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उसके प्रकार। इसे इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस वीडियो में अर्थात इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। फिर रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, रासायनिक समीकरण की क्या सीमाएं हैं। फिर ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे। इसमें आएगा जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। तो ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहेंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट टू पॉइंट हर एक वर्ड का मतलब हम समझेंगे, और इसी क्लास में आपको याद रखना है। अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको रिवीजन करने में मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अभिक्रियाएं क्या होती हैं। वे क्रियाएं जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई क्रिया है जिसमें पदार्थों के संगठन, अर्थात वह पदार्थ किन तत्वों से, किन परमाणुओं से, किन अणुओं से बना है, उसी को बोला जाता है पदार्थों का संगठन। गुणों का मतलब उनका रंग कैसा है, उसका गंध कैसा है, ठीक है, उनकी अवस्था कैसी है, ये होता है गुण। तथा संरचना, संरचना का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ है या पदार्थ के जो अणु हैं वह आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे मैं मान लूँ कि जैसे हम लेते हैं H2O, ठीक है, इसे बोलते हैं जल। तो जल क्या है? एक तरह का पदार्थ है। तो इसका संगठन क्या है कि दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो ये संगठन हो गया। गुणों का मतलब ये कैसा गुण है, इसका रंग कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है, ठीक है, इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, ये हो गया इसके गुण। नेक्स्ट है संरचना। संरचना का मतलब ये हुआ कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कैसे जुड़े होते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, इस तरह से कुछ जुड़े होते हैं। तो ये इसकी हो गई संरचना। ओके, बात क्लियर हुई कि वे क्रियाएं जिसमें पदार्थों के संगठन अर्थात किन चीज़ों से बने हैं, ठीक है, उनका अध्ययन कर संगठन, यानी कि अध्ययन तो नहीं कह सकते, संगठन, गुणों तथा संरचना में क्या परिवर्तन होता है, उसी को बोला जाता है अभिक्रियाएं। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब आगे देखते हैं कि जो अभिक्रियाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं। अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं? तो सबसे पहला जो है वह है नाभिकीय अभिक्रियाएं। ठीक है, जो पहला है उसका नाम है नाभिकीय अभिक्रियाएं, और दूसरा जो है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हमें इस चैप्टर में केवल रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, फिर भी हम नाभिकीय अभिक्रियाओं को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं, यानी कोई भी अगर नाभिकीय अभिक्रिया होगा तो उसमें परमाणुओं का नाभिक भाग लेगा। चूँकि हम जानते हैं कि परमाणु कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, इसके बीच में होता है नाभिक, और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और होते हैं न्यूट्रॉन।
तो ये सब भाग लेंगे नाभिकीय अपक्रिया में। तो वहीं कह रहा है कि नाभिकीय अपक्रियाओं में परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं। आगे देख लेते हैं, इन अपक्रियाओं में परमाणुओं का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, अर्थात एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो नाभिकीय अपक्रिया होती है उसमें एक तरह का परमाणु पूरी तरह से दूसरे प्रकार के परमाणु में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई ए है, ए कोई पदार्थ है, वह पूरा का पूरा बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से बी में कन्वर्ट हो जाएगा। बी जो है एक अलग चीज़ हो जाएगा, ए जो है अलग चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे समझाया गया है कि जो नाभिकीय अपक्रिया होती है उसमें परमाणुओं का नाभिक भाग लेता है, और इसमें क्या होता है कि परमाणुओं का स्वरूप बदल जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा रासायनिक अपक्रियाएं। वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके, मतलब इसका हुआ कि रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करेंगे यानी मिलेंगे, अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी पुनः आपस में मिल करके व्यवस्थित होकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें क्या होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे और मिल करके नया पदार्थ बनाएंगे, लेकिन जो नया पदार्थ बनेगा वो पहले वाले पदार्थ से के भौतिक और रासायनिक गुण से बिल्कुल ही भिन्न होगा। ओके, बात क्लियर हुई कि ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके कोई तीसरा पदार्थ बनाएं, लेकिन जो तीसरा पदार्थ है यानी नया वाला जो पदार्थ है वो पहले तत्वों से या यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता उसमें पाई जाए, यानी उससे अलग हो, पूर्व मूल यौगिकों से क्या हो, अलग हो। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ इस पर, जैसे मान लीजिए कि हम लिए मैग्नीशियम। ठीक है, जैसे हमने लिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, इसकी हमने अपक्रिया कराया तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर देखा जाए तो दो तत्व आपस में मिले या दो पदार्थ आपस में मिले, तीसरा बनाए, लेकिन तीसरा का जो गुण होगा यानी भौतिक गुण कह लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वह पहले यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के गुणों से अलग होगा, भिन्न होगा। इसी को बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। बात क्लियर? आगे हम देखेंगे कि रासायनिक अपक्रियाओं की पहचान कैसे करेंगे। तो जो रासायनिक अपक्रिया होती है उसकी पहचान कैसे करेंगे कि अगर कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह रासायनिक अपक्रिया हो रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवस्था में परिवर्तन, यानी कोई भी पदार्थ है उसके यदि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। आगे है रंग में परिवर्तन, किसी पदार्थ के रंग में यदि परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। गैस का निकलना, किसी भी अगर पदार्थ से गैस निकल रहा है तो भी हम समझ लेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। ताप में परिवर्तन, किसी पदार्थ के ताप में यदि परिवर्तन हो रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया हो रही है। नेक्स्ट है अवक्षेप का निर्माण, यानी इसमें क्या होगा, किसी अवक्षेप का यानी अविलेय किसी ठोस पदार्थ का निर्माण होगा तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है कि रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे। तो आइए देखते हैं, किसी रासायनिक अपक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। अर्थात कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रही है उसे हम संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसी को बोला जाता है रासायनिक समीकरण। बात फिर से सुन लीजिए, कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रही है उसको हम संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे आप नीचे उदाहरण देखिए, मेथेन का वायु के आधिक्य में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं। तो यह एक तरह की रासायनिक अपक्रिया हो गई कि मेथेन जो है वायु के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है, तो ये हो गई रासायनिक अपक्रिया। लेकिन हम इसे संक्षिप्त रूप में लिख दें
तो उसी को हम बोल देंगे रासायनिक समीकरण। जैसे मेथेन जो है, तो मेथेन का सूत्र होता है CH4, ऑक्सीजन का होता है O2, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और क्या बनाता है, जल बनाता है, ठीक है। और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। इसे बैलेंस करने के लिए ये सारे हम नंबर लिखे हैं। अब बैलेंस करने के अलग से वीडियो आपको बता देंगे, यानी बना देंगे वीडियो, और उससे आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेथेन वायु के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है। ये तो रासायनिक अभिक्रिया हो, लेकिन इस अभिक्रिया को हमने संक्षिप्त रूप में लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया, तो उसी को बोलेंगे रासायनिक समीकरण। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण के महत्व, यानी कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, रासायनिक समीकरण हम क्यों बनाते हैं, इसका क्या उपयोग है, इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को समझते हैं। नंबर 1 पॉइंट देखते हैं, कोई भी रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पाद के संदर्भ में जानकारी देते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि रासायनिक समीकरण से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं और कौन सा पदार्थ नया बन रहा है। अर्थात अभिकारक, जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ अभिक्रिया के पश्चात बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानकारी मिल जाती है। बात क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इससे अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं में परमाणुओं के संगठन की व्यवस्था का पता चलता है। कहने का मतलब हुआ कि रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, ठीक है, उसमें कौन सा परमाणु है, कितने परमाणु हैं, कितने अणु हैं, इसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। जैसे कि मान लीजिए हम अभी लिखे थे CH4 + 2O2 इक्वल टू, ठीक है, CO2 + 2H2O, ठीक है। तो अब इसमें ये हो गया आपका अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स, और ये दोनों हो गए मिलके प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब हमें इससे क्या जानकारी मिलेगा कि इस अभिकारक में जो अणु हैं वह कितने हैं, उसमें कितने परमाणु हैं। जैसे देखिए ये समीकरण लिखा हुआ है, तो हमें पता चल रहा है कि अभिकारक कौन है, मेथेन है और ऑक्सीजन है। हमें पता चल रहा है कि मेथेन में कौन कौन से परमाणु हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है। उसी तरह ऑक्सीजन में हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीजन है। CO2 में हमें पता चल रहा है कि कार्बन है और ऑक्सीजन है। जल में पता चल रहा है कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो वही बात ये कह रहा है कि इससे अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं में परमाणुओं के संगठन की व्यवस्था का पता चलता है। ओके, नेक्स्ट है, इससे अणुओं की संख्याओं एवं द्रव्यमान के आपेक्षिक अनुपात का ज्ञान होता है। अब इससे हमें क्या पता चलेगा कि इसके जो परमाणु हैं उनके द्रव्यमानों का क्या अनुपात है, आपेक्षिक अनुपात क्या है। जैसे कार्बन है तो कार्बन का होता है परमाणु भार 12, ठीक है, उसी को बोलते हैं द्रव्यमान। और हाइड्रोजन का होता है 1, मेथेन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो 1 तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो गया। यानी इसमें संबंध अगर देखा जाए तो 12 संबंध है 4 हो गया, या हम कह सकते हैं 3 संबंध है 1। तो इसी को कह रहा है कि रासायनिक समीकरण से हमें पता चलता है कि जो अभिकारक हैं या उत्पाद हैं उसके परमाणुओं में जो आपेक्षिक द्रव्यमान का क्या अनुपात है उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। नेक्स्ट समझते हैं, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की प्रकृति का पता चल जाता है। अब देखिए कोई भी रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है तो उसको हम देख करके ये बता सकते हैं कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे सारे डिटेल में, फिलहाल नाम सुन लीजिए कि संयोजन अभिक्रिया है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है या उभय अपघटन अभिक्रिया है। कैसी ये अभिक्रिया, इसके बारे में हमें जो रिएक्शन होता है उसके नेचर का हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त या निर्मित गैसीय पदार्थों के आयतन ज्ञात हो जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ हुआ कि जो भी रासायनिक समीकरण होता है उसमें जो भी गैस बनता है या जो गैस हम यूज करते हैं उसके आयतन का पता चल जाता है। आप इसे उदाहरण से ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि हम कोई समीकरण लिख रहे हैं H2 + O2 इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, H2O2 हटा देते हैं इसको, H2 हो गया, ठीक रहेगा, Cl2 ले लेते हैं, ठीक। अब बन गया 2HCl।
अब इसमें हमें पता चल गया कि भाई इसका कितना आयतन है, हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 1 है, यह Cl कितना बना, 2 आयतन। तो इससे हमें पता चल जाता है रासायनिक समीकरण से कि कोई भी अभिक्रिया हो रही तो उसमें अभिकारक और उत्पाद अगर गैस है तो उसके कितने आयतन उसमें विद्यमान हैं या उपस्थित है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है एक पॉइंट टू पॉइंट। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपना फ्रेंड को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या हैं, यानी रासायनिक समीकरण क्या क्या चीज़ें नहीं बता सकता, उसका लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, इससे अभिकारकों एवं उत्पादों के भौतिक अवस्था के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। यानी कोई रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, अगर आपको पहले से उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप ये नहीं बता सकते समीकरण को देख करके कि उसके भौतिक अवस्था क्या है। जैसे मान लीजिए हम लिखें C+O2, ठीक है, इक्वल टू CO2, तो हम ऐसे देख कर नहीं बता सकते कि कार्बन की भौतिक अवस्था क्या है, ऑक्सीजन की क्या है, CO2 की। वह अलग सी बात है कि हम जानते हैं कि ये चीज़ें क्या है, लेकिन आप समीकरण को देख के ये नहीं कह सकते ये क्या चीज़ें हैं, इसकी भौतिक अवस्था क्या है। ठीक है, आपको पहले से नॉलेज है तो बात अलग है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझते हैं, इससे अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए प्रयुक्त ताप, दाब एवं उत्प्रेरक आदि की जानकारी नहीं मिलती है। यानी कहने का मतलब ये जो अभिक्रिया लिखी हुई है इससे हमें ये जानकारी नहीं प्राप्त होती है कि ये अभिक्रिया कैसे होगी, किस ताप पर होगी, कितना दाब का यूज करना पड़ेगा या किसी प्रकार का उत्प्रेरक का यूज करना पड़ेगा। देखो भाई, उत्प्रेरक क्या होता है, एक प्रकार का बाहरी पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग या गति को बढ़ा या घटा देता है। ठीक है, आप यहाँ पर इतना ही बस समझिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इससे अभिक्रिया के वेग, अभिकारकों तथा उत्पादों के सांद्रण का ज्ञान नहीं होता। आप देखिए भैया, अगर कोई रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है तो इससे हमें पता नहीं चल पाएगा कि अभिक्रिया कितने देर में संपन्न हो रही है, कितना समय में यह पूर्ण हो जा रही है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगा। ठीक है, अभिकारक की क्या सांद्रता है, सांद्रता का मतलब आप यहाँ पे समझिए मात्रा कितनी है, या उत्पाद की कितनी मात्रा है, ये हमें कन्फर्म पता नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, इससे अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती है। यानी ये रासायनिक समीकरण से हम ये नहीं बता सकते कि ये रासायनिक अभिक्रिया जो है कितने समय में पूर्ण हो जाएगी। बात क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो आगे हेडिंग लगाइएगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला जो प्रकार है वह है योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है योगात्मक। योगात्मक का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीज़ों का या वस्तुओं का जुड़ना। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, वे क्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ को लीजिए, ठीक, और उसे आपस में मिला करके कोई एक नया पदार्थ बना दीजिए। केवल एक पदार्थ बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो तीन चीज़ें लिए और दो तीन चीज़ें अलग अलग बना दे, तो योगात्मक तो होगा नहीं। जैसे आप समझिए, मान लीजिए आपको कोई कह देता है कि आप इसे जोड़िए, इसका योग करिए 2 + 3 + 4, तो आप क्या करेंगे, इसे कहेंगे 5 + 4 करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। इसे कहा जाएगा भाई योग करिए, तो आप क्या करेंगे, पूरा टोटल करेंगे तो 9 आएगा। इसका मतलब क्या हो कि दो या दो से अधिक अंक आपने लिया और उसे जोड़कर केवल एक अंक बना दिया। बात क्लियर हुई? तो उसी तरह आपको यहाँ पर भी यूज करना है कि दो या दो से अधिक पदार्थ लेना है, लेकिन केवल एक पदार्थ बनाना, नया बनाना है। जैसे कि हमने इसमें उदाहरण में आपको बताया कि 2 + 3 + 4 = 9। तो 9 क्या है, एक अलग डिजिट है, एक अलग संख्या है। ठीक है, नई संख्या है। ठीक, लेकिन जुड़ के कैसे बना है, तो दो तीन अंकों से बना है, एक 2 से, एक 3 से और एक 4 से बना है। ठीक है, उसी तरह रासायनिक अभिक्रिया में हम योगात्मक अभिक्रिया की अगर बात करें तो इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाए और एक नया पदार्थ बनाएं, केवल एक नया पदार्थ, जैसे एक डिजिट बनता है या एक नंबर बनता है, उसी तरह यहाँ पर एक यौगिक बनना चाहिए, एक से अधिक यौगिक नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखिए
यहाँ पर देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। इसमें देख रहे हैं दो तत्व हैं या दो यौगिक हैं कह सकते हैं, ठीक, मिल करके केवल एक यौगिक बनाया। उसी तरह से सल्फर हो गया, ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, तो एक ही चीज़ बना है लेकिन दो चीज़ों से मिल करके बन रहा है। उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड और H2O मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, तो ये भी क्या है, योगात्मक अपक्रिया है। ऐसे ही आप चाहें तो कार्बन मोनोऑक्साइड आप प्लस Cl2 लेकर के एक और यौगिक बना सकते हैं, COCl2, ठीक है। इसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जीन गैस भी बोलते हैं, जो कि काफ़ी जहरीली या विषैली होती है, ठीक है। इसी तरह आप ऐसे भी बना सकते हैं CaO प्लस Cl2, तो ये बन जाएगा CaOCl2, जो कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, ठीक है। ऐसे ही आप और चीज़ें भी बना सकते हैं, जैसे हम लिख दें C2H4 प्लस H2, इन दोनों को जोड़ना है हमें, योगात्मक अपक्रिया बनाना है, तो आराम से बना सकते हैं क्या, C2H6, ठीक है। ऐसे बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं आप अपने से, ठीक है। ऐसे ही मान लो हमने लिख दिया NH3 प्लस HCl, तो आप क्या बना देंगे, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या है, देख रहे हैं दो चीज़ें मिल रही हैं और एक चीज़ बन रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारा योगात्मक अपक्रिया का उदाहरण हो सकता है, ठीक है। तो योगात्मक अपक्रिया उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए। चलते हैं आगे। आगे हमारा है वियोजन अवक्रिया, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक जो है वह है वियोजन अवक्रिया। अब देखो वियोजन का मतलब क्या होता है, ठीक है। वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना, ठीक है, टूटना, ठीक। थोड़ा सा हैंड राइटिंग ऐसे सही नहीं है पर सुन लीजिए, वियोजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। अब देखिए इसको समझने से पहले एक दो शब्द और सुनने को मिलेगा, क्या मिलेगा उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले एक तो शब्द मिलेगा उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय। एक सुनने को मिलेगा अनुत्क्रमणीय, ठीक है। उत्क्रमणी का मतलब आपको ऐसा चिन्ह दिखाई दे तो इसे समझ लेना उत्क्रमणी, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद भी बने और उत्पाद से अभिकारक बने, यानी जो दोनों दिशाओं में चलती हैं। अनुत्क्रमणी के लिए ये हो जाएगा, इसमें केवल अभिक्रिया एक ही दिशा में होगा, यानी अभिकारक से उत्पाद तो बनेगा लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा। उसी तरह उत्क्रमणी में क्या है, दोनों ओर तीर का मुंह दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कि अभिकारक से उत्पाद भी बनेगा और उत्पाद से अभिकारक भी बनेगा। अब ऐसे समझिए, जैसे हम लिख दिए ए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के चिन्ह बी, इसका मतलब क्या होगा कि ए तो कन्वर्ट हो जाएगा बी में, अब बी भी कन्वर्ट हो जाएगा ए में, ये कहने का मतलब। लेकिन वही चीज़ हम कह दें ए और एरो का यूज कर दें पूरा बी, इसका मतलब ए तो बी में कन्वर्ट होगा लेकिन बी ए में कन्वर्ट नहीं होगा। बात क्लियर। तो अब वियोजन का मतलब तो आपको बता दिए, अब एक शब्द और सुन लीजिए थोड़ा सा, वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। एक आएगा भैया अपघटन, अपघटन, इसका भी तो मतलब होता है टूटना। लेकिन ध्यान देना है कि वियोजन जो होता है वह उत्क्रमणीय होता है और अपघटन जो होता है अनुत्क्रमणीय होता है। बात क्लियर। तो चलिए हम चलते हैं अपने मेन पीडीएफ के पास। देखिए लिखा क्या है, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब उत्क्रमणीय का मतलब समझ गए ना, कि जो टूटे लेकिन टूटे और जुड़ भी जाए, जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है।
यानी कहने का मतलब अब समझ ही गए कि कोई भी अब क्रिया है वह कैसी है, उत्क्रमणीय। इसमें कोई भी पदार्थ टूट जाए, एक पदार्थ हो और टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ हो। जबकि इससे पहले योगात्मक में क्या था कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक पदार्थ बना रहे थे, लेकिन इसमें उसका उल्टा होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थ, एक मिनट, एक ही पदार्थ होगा लेकिन वह टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा। ठीक है, लेकिन उत्क्रमणी का मतलब हो गया कि फिर वापस आपस में जुड़ सकते हैं, वापस आपस में सब जुड़ करके उत्पाद जो है अभिकारक में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे पता चला, ये जो शब्द लिखा है उत्क्रमणी से। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि वियोजन अभिक्रिया उष्मा के प्रभाव में संपन्न होती है तो उसे हम उष्मी वियोजन कहते हैं। जब अब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तो उसे प्रकाश वियोजन कहते हैं। और जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत प्रवाहित करने पर होती है तो उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे हम देखेंगे अपघटन अभिक्रिया, तो उसमें हम एग्जाम्पल देख लेंगे, बस केवल तीर का फर्क रहेगा। उसमें क्या करेंगे, जहाँ पे इस तीर का आप देखेंगे अपघटन में, वहीं पर वियोजन के लिए आप इस तीर का यूज कर देंगे तो वियोजन का हो जाएगा। बाकी सारा कंसेप्ट क्या होगा, सेम होगा, इसी के जैसा, वियोजन के जैसा ही। ठीक है, तो इसका मतलब तो आप समझे कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं। अगर उष्मा से होगा विभाजित तो उष्मी वियोजन कहेंगे, प्रकाश से वियोजित होगा तो प्रकाश वियोजन कहेंगे, और यदि विद्युत के वजह से अगर वियोजित हो रहे हैं तो उसे विद्युत वियोजन कहेंगे। बात क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं अपघटन, जो कि अब यहाँ पर आपको उदाहरण हम लिखे हुए हैं बता देंगे। अपघटन का मतलब ही होता है टूटना, वियोजन का मतलब ये टूटना, बस शब्द का अंतर है। आपको ये चीज़ ध्यान देना है, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, किसका ध्यान देना है, ये जो देख पा रहे हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वाला, थोड़ा सा सही कर देते हैं। चलिए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया आप समझ गए हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब टूट जाएगा लेकिन वापस जुड़ेगा नहीं, तो वहीं परिभाषा होगा, बस ये शब्द जोड़ देना है कि वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, वैसे ही सेम है, यदि अपघटन उष्मा से होगा तो उष्मीय अपघटन कहेंगे। यदि अभिक्रिया यानी अपघटन जो अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होगा तो प्रकाश अपघटन कह देंगे। ठीक, और अगर जो अपघटन अभिक्रिया विद्युत के प्रवाहित होने से होगा तो उसे विद्युत अपघटन कह देंगे, जैसे वियोजन में था। और अपघटन का मतलब टूटना है, यानी विद्युत की वजह से टूटेगा तो विद्युत वियोजन। प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश की वजह से कोई चीज़ टूट गया तो उसे प्रकाश अपघटन। यदि आपने गर्म कर दिया उसे और टूट गया तो उसे उष्मी वियोजन कहेंगे। अब देखते हैं हम लोग उदाहरण। इसमें देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, आप यहाँ से देखिए कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ दिखाई दे रहा है, उष्मीय अपघटन लिखा हुआ है। ठीक है, ये तीर जो बनाया गया, अगर आप इसे ये वाली तीर का यूज कर देंगे तो ये वियोजन का हो जाएगा। अब बाकी सारा हमने लिया है अपघटन का, अगर वियोजन पूछेगा तो बस क्या करना है, इस तीर के जगह पर इस तीर का प्रयोग कर देना। ठीक है, बाकी सेम अभिक्रिया लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें अपघटन लिखा हो, किस में टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। वैसे दूसरा अभिक्रिया है कि फेरस जो सल्फेट है उसका उसमें अपघटन हो रहा है तो फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, SO3 बना रहा है। तो जबकि परिभाषा ये यही कहता है कि कोई भी ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई अणु हो दो या दो से अधिक अणुओं में विभाजित हो जाता है। तो दो या दो से देख रहे हो एक ही अणु है लेकिन दो या दो से अधिक अणुओं में क्या हो रहा है, विभाजित हो जा रहा है। बात क्लियर हुई। अब इसमें थोड़ा सा हम उदाहरण देख लेते हैं कि भाई ये तो हो गया उष्मी वियोजन का। पहले हमने उष्मी वियोजन का देख लिया कि उष्मा की वजह से ये वियोजन, थोड़ा शब्द हम कहें चाहे अपघटन कहें, दोनों का मतलब टूटना होता है, लेकिन थोड़ा सा वियोजन यहाँ पर हम बार बार बोल दे रहे हैं, लेकिन आप इसे समझिएगा यहाँ पे अपघटन हमें बोलना चाहिए। ठीक है, वियोजन तो खत्म हो चुका है, बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकाश अपघटन का मतलब क्या होता है कि जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए फिर से वियोजन शब्द आया, तो यहाँ पे आप कहेंगे जब अपघटन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह प्रकाश अपघटन कहलाता है। ठीक है, जो कि पहले देख चुके हैं, तो ये उसके उदाहरण है। ठीक है, आप विद्युत वाला थोड़ा सा ये उदाहरण देख लीजिए ऐसे ही। ठीक है, तो बताया था कि भाई विद्युत की वजह से होगा अगर अपघटन तो विद्युत अपघटन, प्रकाश के वजह से होगा अपघटन तो प्रकाश अपघटन, यदि उष्मा के वजह से होगा तो उष्मीय अपघटन बोलेंगे। ठीक है, अगर वियोजन लेना होगा तो बस तीर आप किसका यूज कर देंगे, डबल तीर वाला, यानी कि रिवर्सिबल एरो का यूज कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
तो हेडिंग लगाइए विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आप देखिए, इसे अब समझिए। कोई भी ऐसी अभिक्रिया है उसमें ये जान लेना कि दो अलग अलग यौगिक होना चाहिए, चाहे यौगिक हो चाहे फिर तत्व हो, एक यौगिक हो एक तत्व हो। अब इसमें से क्या होगा कि कोई परमाणु होगा किसी यौगिक के परमाणु को विस्थापित कर देगा या तो परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर देगा। ठीक है, बात क्लियर है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या परमाणु का समूह किसी दूसरे यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित यानी हटा देता है, उसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे आप उदाहरण देखिए, हम इसका रिएक्शन लिख देंगे। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें डालने पर लोहे की कीलों पर कॉपर धातु जम जाता है। अब इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे? कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4 में लोहे की कील यानी Fe। अब क्या करेगा, Fe जो है कॉपर को हटा देता है, तो बना लेता है FeSO4 प्लस Cu। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। विस्थापन का मतलब ये होता है कोई परमाणु या परमाणु का समूह किसी दूसरे यौगिक के परमाणु या परमाणु के समूह को विस्थापित करे। तो आपको कैसे पहचाना कि कोई ऐसा तो नहीं है परमाणु जो किसी दूसरे परमाणु को विस्थापित कर दे रहा, हटा दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन तथा क्लोरीन की अभिक्रिया। तो भाई मेथेन और क्लोरीन की अभिक्रिया कैसे होती है? तो मेथेन का सूत्र होता है CH4 और क्लोरीन का होता है Cl2। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को क्लोरीन हटा देता है तो CH3Cl बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को हटाया, तो हाइड्रोजन को हटाया तो ये हो गया प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ईटल लिखा है लेकिन यहाँ पर रहेगा एथिल ब्रोमाइड तथा जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया। अब एथिल ब्रोमाइड क्या होता है भाई? C2H5Br, ये हो गया एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से करा दीजिए। तो क्या होगा, पोटेशियम जो है OH जो है वह Br को विस्थापित कर देगा, तो बनाएगा C2H5OH प्लस KBr बन जाएगा। तो अब इसमें क्या हुआ कि OH ने Br को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये भी क्या होगी, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारा उदाहरण आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए इसमें क्या होता है, जिन यौगिकों में यौगिकों के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली होती है वह अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब इसमें है कि दो पदार्थ हों या दो यौगिक हों, उनके आयन आपस में अदला बदली कर लें, तो उसे हम बोलते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। जैसे हम ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, इसकी अभिक्रिया हम करा लेते हैं सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब इसमें कैसे आयनों का अदला बदली हुआ चेक करते हैं। देखो नाइट्रेट पर होता है 1- सिल्वर पर होता है 1+, वैसे ही Na पर होता है प्लस, Cl पर होता है माइनस। तो सिल्वर जो धन आयन है वह इसके ऋण आयन से मिल गया, और जो इसका ऋण आयन है यह सोडियम धन आयन से मिल गया। तो आयनों का यहाँ पर अदला बदली हो गया। ठीक है, एक बात और क्लियर समझिएगा, नीचे लिखा है अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो अब देखिए वे उभय अपघटन अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी उभय अपघटन अभिक्रिया का भी उदाहरण दिए, लेकिन अगर इसमें अवक्षेप का निर्माण हो जाता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड है इसका सफ़ेद अवक्षेप बनता है, तो यह अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहला सकता है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि अवक्षेपण अभिक्रिया उभय अपघटन अलग अलग होता नहीं। उभय अपघटन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया, बस केवल अंतर यह है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप बनना चाहिए। ठीक है, यानी ठोस पदार्थ कोई चीज़ बचना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा उदाहरण थोड़ा सा।
जैसे हमने मान लो ले लिया HCl ले लिया, ठीक है, और हमने ले लिया NaOH, ठीक। अब यहाँ पे H पे होता है प्लस, Cl पे होता है माइनस, Na पे होता है प्लस, OH पे होता है माइनस। दोनों आपस में अदला बदली कर लेंगे प्लस माइनस को, तो NaCl और प्लस बन गया H2O। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हो गई? उभय अपघटन अभिक्रिया। लेकिन इसमें अवक्षेप नहीं बन रहा है, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। अब कहोगे कैसे हमें पता चलेगा? तो ये आपके सिलेबस में जो लिखा रहता है बुक वगैरह में, उसे आपको याद रख लेना है। आप देख के इसे अभिक्रिया को बता नहीं सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो क्षेपी का मतलब होता है निकलना, क्षेपी मतलब निकलना, ऊष्मा मतलब ऊष्मा, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें, यहाँ जिम लिख दिया गया है, जिसमें से ऊष्मा निर्मुक्त होती है, निर्मुक्त का मतलब ही होता है निकलना, ठीक है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2O2 बराबर H2O प्लस 136.8 किलो कैलोरी। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जहाँ उत्पाद बना है अगर वहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस कुछ भी ऊर्जा मान लीजिए लिख दिया गया Q, ऊष्मा Q किलो कैलोरी, तो आपको समझ लेना प्लस का मतलब ऊष्माक्षेपी है। जैसे आप पढ़ते हो किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आता है प्लस, आता है कि नहीं आता है? तो वैसे ही यहाँ पे भी समझ लेना है कि कोई अभिक्रिया हो रही है, अगर उत्पाद के बगल में यानी दाहिने साइड में प्लस लिखा है, कुछ भी वैल्यू लिखा है, तो आप समझ लेना कि वह क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। वैसे ही कार्बन ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो CO2 बनाएंगे तो 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलेगी। मेथेन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, तो प्लस एनर्जी लिखा है, तो एनर्जी यहाँ पे कोई इसका वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन प्लस दिया है, इसलिए हमें पता चल गया कि ये इसमें से ऊष्मा निकल रही है। नेक्स्ट है ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है, यानी इसको श्वसन भी बोलते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्यों होती है भाई? समझो इसको। क्योंकि ग्लूकोज से ऑक्सीजन जब क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कुछ ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा कहिए चाहे ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा भी तो एक तरह का ऊर्जा ही होता है, तो यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को ऐसे याद, 4 एग्जाम्पल याद रखिए, इससे अलग कहीं से आएगा नहीं आपके सिलेबस से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो नाम से शोषण यानी जिसमें अवशोषण होता है, यानी जिसमें आवश्यकता होती है। नहीं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें देखोगे तो उत्पाद की तरफ माइनस Q आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करता है तो ऋण आयन आता है, उसी तरह आप समझ लेना कि जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो गया यानी अपने आप उसे ग्रहण करेगा तो वहाँ पे माइनस Q आएगा। कहाँ पर आएगा? उत्पाद की तरफ, यानी राइट साइड ध्यान देना है, ठीक है। लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो उसी का अपोजिट हो जाता है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। तो आप राइट साइड देखिए, यानी प्रोडक्ट की तरफ देखिए कि माइनस है कि प्लस है। बाकी अगर इधर उधर कर दे रहा है, हो सकता है कि अभिकारक की तरफ दे दे तो वहीं चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से क्रिया किया तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना दिया, इसमें माइनस लिख दिया गया तो माइनस ही बता रहा है कि भाई ऊष्माशोषी है, क्योंकि माइनस का मतलब ग्रहण किया। PCl5 टूट जाएगा, PCl3Cl2 माइनस एनर्जी लिखा है, यानी Q भी लिख सकता है, चाहे यहाँ पे माइनस ऊष्मा भी लिख सकता है, ठीक है, ध्यान देना इस बात को, हाँ, ऊष्मा भी लिख सकता है। वैसे ही कार्बन और जल की क्रिया होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है, तो 131.4 किलो कैलोरी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, नहीं अवशोषित होती है, माइनस बता रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, और एक और नाम इसका आता है उपचयन। अपचयन मत समझ लेना, अपचयन तो अलग चीज़ होती है, उपचयन, ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? वैसे आपका एक ही पॉइंट से काम हो जाएगा, लेकिन हमने कई सारे परिभाषा लिख दिया। आप किसी तरह से कोई भी प्रश्न आए तो आप कन्फ्यूजन न होइए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसे पहचानेंगे। देखिए, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई वहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे हम कहते हैं C+O2 बराबर CO2, तो यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो यानी ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो गई, योग हो गया, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई, ठीक है। दूसरा, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि, यानी कोई भी पदार्थ है
जैसे मान लेते हैं हम लिख दिए SaNCl2 और यहाँ पे हमने लिख दिया SaNCl4। चूँकि हम जानते हैं क्लोरीन पर माइनस होता है, इस क्लोरीन पर भी माइनस होता है, तो यहाँ पर ऋण विद्युतीय तत्वों का वृद्धि हो रहा है, यानी यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 4 हो गया, तो यहाँ पर भी ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक होना, यानी कोई भी पदार्थ है, कोई भी यौगिक है, उसमें से ऑक्सीजन यदि पृथक हो जाए, सॉरी ऑक्सीजन कर रहा हूँ, हाइड्रोजन यदि पृथक हो जाए तो वहाँ पे ऑक्सीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी हो जाए, यानी धन विद्युतीय अवयव जो है कम हो जाए, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे क्या कि भाई ऑक्सीकरण हो रहा है। या फिर किसी परमाणु या आयन, यहाँ आयन रहेगा, आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाते हैं यानी निकल जाता है, तो भी उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर लिख देते हैं हम, सोडियम है, उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये ने प्लस बना दिया, ठीक है, यहाँ पे ई लिख देंगे बैलेंस करने के लिए। तो अब उसी को कह रहा है कि किसी परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक यानी त्यागने की प्रक्रिया भी ऑक्सीकरण होती है, यानी किसी तत्व में से या किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन यदि निकल रहा है तो वहाँ पर भी ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे SnCl2 जुड़ गया, यानी ऋण आयन जो ऋण विद्युतीय तत्व हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो गई। MnO2 4Cl अगर देखा जाए इसमें, तो यहाँ पर देखा जाए Cl पे माइनस है, यहाँ पे 0 है, तो अब यह इसमें क्या हो गया, यह माइनस है 0 हो गया, इसका मतलब क्या इसने किया होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, तभी तो 0 आया। जैसे अब इसको समझो, ऐसे यहाँ पर लिखा है Cl माइनस और यहाँ पर लिख गया Cl, तो अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें अगर देखा जाए तो परमाणु क्रमांक 17 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 17, लेकिन माइनस है तो 18 हो गया। लेकिन इसमें उदासीन है, कोई ऋण धन नहीं आयन है, तो परमाणु क्रमांक 17 होता है तो इलेक्ट्रॉन भी 17, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि इसने त्यागा होगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन त्यागना भी तो कहलाता है ऑक्सीकरण। ठीक, चलिए आगे उसी तरह देख लेते हैं। जिंक है, वह कॉपर सल्फेट से क्रिया कर रहा है, तो जिंक सल्फेट और कॉपर बना रहा है। अब यहाँ पर देखिए जिंक है, जिंक उदासीन है, लेकिन यहाँ पर जिंक पर देखा जाए तो 2+ आ जाएगा। जब ZnSO4 को आप तोड़ेंगे तो 2+ Zn पर आएगा कि नहीं, और ये अकेला है तो इस पर उदासीन है, यानी पहले 0 था अब 2+ हो गया, यानी धन विद्युतीय धन विद्युतीय कह रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। जिंक जो है पहले 0 आवेश है, लेकिन अब आ गया जिंक पर 2 आवेश यानी धन आयन, तो कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धन आयन आता है, इसका मतलब जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसलिए इस पर धन आयन आ गया, तो धन आयन आ गया तो ऑक्सीकरण हो गया। उसी तरह सोडियम है, ठीक है, देखिए यहाँ पे सोडियम प्लस नहीं रहना चाहिए, सोडियम रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे प्लस मैं लिख दिया हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ है। सोडियम है, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो सोडियम धन आयन आता है, ठीक है। तो ये सारे चारों जो परिभाषाएं उसके आधार पर ये सारे ऑक्सीकरण अवक्रिया के उदाहरण हो गए, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं अपचयन अवक्रिया। तो अपचयन जो अवक्रिया होगा वह ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट होता है। तो देखिए किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग, जबकि उसमें अब देखे थे हाइड्रोजन का पृथक होना। किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में वृद्धि, यानी धन विद्युतीय अवयव बढ़ेगा, उसमें क्या हो रहा था, ऋण विद्युतीय अवयव बढ़ रहा था। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक होती है, यानी किसी भी पदार्थ से यदि ऑक्सीजन अलग हो रहा है, जबकि उसमें क्या हो रहा था, योग हो रहा था, ठीक है। तो सारी चीज़ें, किसी परमाणु या आयन में इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना, यहाँ पे जुड़ना छूट गया, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना हो जाएगा, तो वहाँ पे अपचयन हो जाएगा। उदाहरण के लिए देख सकते, देखिए CuCl2 अगर देखा जाए तो कॉपर पे 2+ है, कॉपर पे क्या है, 2+ है ना। CuCl2 पे देखा जाए तो कॉपर पे क्या है, 2+ है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1+ हो गया। अब 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, इसका मतलब कि जिसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है उसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया होगा। उसी तरह जिंक ऑक्साइड है, तो देखिए यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन है पर यहाँ पर नहीं है, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक। उसी तरह FeCl3 है, अगर देखा जाए तो Fe पर 3+ है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो Fe पर 2+ है। तो भाई जो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा था, अब एक है कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसका मतलब जो 3 वाला है वह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया होगा ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं उसी तरह सोडियम धन आयन है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो सोडियम क्या हो गया, उदासीन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या फिर धन
क्या बोलते हैं, धन विद्युतीय अवयवों का बढ़ना, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो सारे परिभाषा के आधार पर ये सारे उदाहरण हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आक्सीकारक क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आक्सीकारक का मतलब होता है, कारक का मतलब करने वाला, आक्सी मतलब आक्सीकरण, यानी ऐसे पदार्थ जो किसी पदार्थ का आक्सीकरण कर दे। ठीक है, मतलब ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का आक्सीकरण कर दे या स्वयं का अपचयन होता है, यानी उसका खुद का अपचयन हो जाएगा तो उसे हम आक्सीकारक कहेंगे। जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ओजोन हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। अब इसे उदाहरण से समझिए। जैसे यहाँ देखिए क्लोरीन है, यहाँ देखिए ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, क्या हो रहा है, अगर देखा जाए तो ब्रोमीन पे माइनस है, यहाँ पे ब्रोमीन पे 0 है। ठीक है, अब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। कि कौन कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है, क्लोरीन की वजह से तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका मतलब क्लोरीन ने इसका ऑक्सीकरण कर दिया, किसका, पोटेशियम ब्रोमाइड का ऑक्सीकरण कर दिया। कैसे पता चला, अब समझो भैया। वहीं ब्रोमीन होता है, यहाँ पे ब्रोमीन उदासीन हो गया, ये देखिए इस पे माइनस है, इस पे माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन लिया होगा, इलेक्ट्रॉन लिया होगा तभी तो माइनस है। लेकिन 0 हो गया, इसका मतलब त्याग दिया, और इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसका मतलब हो गया 0। तो 0 होने का मतलब ये ऑक्सीकरण हो गया। किसने किया, क्लोरीन ने किया। तो क्लोरीन क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। क्लोरीन का खुद क्या होना चाहिए, अपचयन। तो देखिए क्लोरीन पहले है, अगर Cl2 लिखा है, इधर कर देते हैं, अगर क्लोरीन यहाँ पर है और इधर हम लिख रहे हैं क्लोरीन माइनस, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया होगा। 1 मिनट उल्टा कर दिए, ये माइनस है, इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा तब तो इसके ऊपर माइनस आया। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन। तो जिसका खुद का अपचयन हो जाए और दूसरे का ऑक्सीकरण कर दे तो उसे ही बोला जाता है ऑक्सीकारक। ठीक है, नेक्स्ट है अपचायक। तो इसी का अपोजिट हो जाएगा, वे पदार्थ जो दूसरे का अपचयन कर दें या स्वयं का ऑक्सीकरण हो जाए उसे हम अपचायक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि। अब यहाँ से देख लीजिए, अब देखिए SnCl2, अब इसका क्या हो रहा है, SnCl4 में ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया अपचायक, ये क्या हो गया, अपचायक। अपचायक का परिभाषा है ना, स्वयं का ऑक्सीकरण हो जाए, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण हो गया। या दूसरे का क्या कर दे, अपचयन कर दे। तो देखिए Hg पर अगर देखा जाए तो 2 प्लस है यहाँ पर, और यहाँ पर देखा जाए तो 1 प्लस है। 2 प्लस 1 प्लस हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया होगा, ग्रहण कर लिया तो अपचयन हो गया। तो वही बात है कि ऑक्सीकारक का मतलब ही होता है जो ऑक्सीकरण करने वाला कारक, यानी जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर दे, ठीक, और स्वयं का अपचयन हो जाए। अपचायक का मतलब जो दूसरे का अपचयन कर दे और स्वयं का ऑक्सीकरण हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है काफ़ी महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अपचयन अवक्रिया, या इसे रेडॉक्स अपक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि रेडॉक्स अपक्रिया बना कैसे। देखिए एक तो रिडक्शन होता है, अपचयन को हम अंग्रेजी में बोलते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ, अपचयन को हम बोलते हैं अंग्रेजी में रिडक्शन, ठीक, और ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स कैसे बना, इसका रेड ले लिया, इसका OX ले लिया, तो ऐसे अंग्रेजी लिखेंगे रेडॉक्स। ठीक है, यानी जिसमें अपचयन ऑक्सीकरण दोनों होता है, या ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है, यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ हों उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए कैसे पता चलेगा, एक तरफ तो ऑक्सीकरण होना चाहिए, एक तरफ अपचयन होना चाहिए। देखिए SnCl2, SnCl4 एग्जाम्पल बताए थे, यह किसका है, ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अभी जस्ट बताया कि Hg जो है, Hg2Cl2, यहाँ पे HgCl2 है, यहाँ Hg2Cl2 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। कैसे पता चला भाई, आपको आयनों में तोड़ने के लिए तो बताए हैं। देखो कैसे, जैसे NaCl है, हमें पता है Cl पे माइनस होता तो Na पे प्लस होगा, जितना प्लस उतना माइनस, तो वही बात है यहाँ पे भी देख लीजिए। ठीक, तो अब यहाँ पर हो गया रिडक्शन, यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन यानी अपचयन।
तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो उसे रेडॉक्स कहेंगे। तो ये अपक्रिया ऐसी दिख रही है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। ठीक, दूसरा ऐसे ही अपक्रिया आपको बताए 2KBr प्लस Cl2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, Cl2 Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अपचयन यानी रिडक्शन हो रहा है। ठीक, और यहाँ पर अगर देखा जाए ब्रोमीन का तो Br माइनस से Br जीरो हो गया तो ऑक्सीकरण हो गया। ठीक, तो ऑक्सीकरण अपचयन जिसमें होगा उसे हम रेडॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अपक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव क्या है। तो सबसे पहला है ऑक्सीकरण का प्रभाव पड़ेगा संक्षारण। तो संक्षारण का मतलब होता है किसी चीज़ का नष्ट होना। तो देख लेते हैं वह अपक्रिया जिसमें धातु, वायु, ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी अपक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, संक्षारण कहलाती हैं। ठीक है, मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई भी धातु है वह नमी से, वायु से या किसी रासायनिक पदार्थ से धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट हो जाता है, उसी को बोला जाता है संक्षारण। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत जम जाना, यह सब संक्षारण के उदाहरण है। ठीक है, संक्षारण से कैसे बचाएंगे, तो धातुओं पर पेंट लगा देंगे, मिश्रित धातु बना लेंगे या अन्य धातुओं का पेंट चढ़ाकर रोका जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों से हम संक्षारण को रोक सकते हैं। ठीक है, ग्रीस वगैरह लगा के भी, तेल वगैरह लगा के रख देंगे लोहा वगैरह चीज़ का यानी धातु का कोई चीज़, तो भी संक्षारण से सुरक्षा मिल सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विकृत गंधिता यानी ऑक्सीकरण का दूसरा जो है दैनिक जीवन में प्रभाव। ठीक है, उसको देख लेते हैं हम। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें तेल या वसा होता है तो उसमें क्या होता है, मंद ऑक्सीकरण होता है यानी ऑक्सीजन से क्रिया होती है। जैसे क्रिया होता है तो उसका स्वाद और गंध बदल जाता है, उसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। यानी कहने का मतलब कि कोई भी खाद्य पदार्थ है यदि उसमें तेल या वसा से वो बना है या पाया जाता है, ठीक है, तो अगर पाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि भाई वो उसका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीजन से क्रिया होगा तो वो खराब हो जाएगा, और ख़राब हो जाएगा तो उसका स्वाद और गंध भी बदल जाएगा, उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, जैसे पानी तथा पनीर खुले में रखने पर विकृत गंध हो जाते हैं, यानी कि आप पानी और पनीर जो है कहीं में रख के आप खुले में ऐसे छोड़ दीजिए गर्मियों के सीज़न में, ठीक है, ठंडी में नहीं, गर्मियों के सीज़न में, तो वह क्या हो जाता है, धीरे धीरे महकने लगता है, उसका स्वाद और गंध बदल जाता है, तो उसी को भी हम बोल सकते हैं विकृत गंधिता। नेक्स्ट है कि विकृत गंधिता को हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो विकृत गंधिता को हम रोक सकते हैं कैसे, सबसे पहले कि खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए, यानी हम खाद्य जो पदार्थ है ऐसे पात्र में रखें जिसमें हवा वगैरह से क्रिया ना हो पाए, हवा कम रहे या ना के बराबर रहे। ठीक है, निम्न ताप पर पके हुए भोजन का प्रशीतन यानी फ्रीज वगैरह में रख सकते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थ जैसे आलू चिप्स इत्यादि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, यानी कोई भी आप कुरकुरे वगैरह खाते हैं ना, कुरकुरे हो गए चाहे चिप्स वगैरह पैकिंग वाला जो आता है खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन भरा होता है, अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। कभी कभी देखते हो उसके पॉलीथीन जो होती है फट जाती है, हवा लग जाता है, लोग कहते हैं हवा लग गया है, तो वो ख़राब हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, खाद्य पदार्थ तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचाकर, यानी कोई भी खाद्य पदार्थ है तो उसे सूर्य के प्रकाश में डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो इससे बचा करके भी हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हो गया चैप्टर आपका कंप्लीट, वन शॉट वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद अगर आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों को शेयर करिए।